तो सबसे पहले एक बात मैं बताता हूँ कि ये वाला सेट एक्चुअल सेट है कैट का। और ये आया था स्लोट वन। और ईयर था 2020 2020 के अंदर आया था कैट के अंदर। ठीक है। तो ज्यादा मुश्किल सेट ये है नहीं, आसान सा सेट है। ठीक है। सबसे पहले इसका डेटा में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कह रहा है कोई सर्टेन बोर्ड है, मान लो सीबीएसई है। और ये सीबीएसई का एग्जाम इन 6 लोगों को देना था, A B C D E और F। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। ठीक है। और एग्जाम कितने सब्जेक्ट्स का था? 5 सब्जेक्ट का, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। तो ये बोल रहा है ड्यू टू ए इमरजेंसी सिचुएशन ए फ्यू ऑफ द एग्जामिनेशन कुड नॉट बी कंडक्टेड फॉर सम स्टूडेंट्स। आपको पता है सारे के सारे सेट्स जो है कोरोना के टाइम के बने हुए हैं। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि कुछ स्टूडेंट जो है वो एग्जाम नहीं दे पाए, या कुछ एग्जामिनेशन उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं हो पाए। ठीक। कुछ भी समझ सकते हो। Hence, some students missed one examination and some other student missed two examination। तो ये कह रहा है कुछ स्टूडेंट ने तो कितने एग्जाम मिस किए? एक ही एग्जाम मिस किया, और कुछ स्टूडेंट ने 2 एग्जाम मिस किए। अच्छा, इसका मतलब ये भी है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ भी मिस नहीं किया होगा। पॉसिबिलिटी है या नहीं है? क्या लगता है आप लोगों को? क्या मीनिंग समझोगे इसका? नहीं सर, नीचे लिखा है ईच वन ऑफ देम मिस्ड ईदर वन और टू। नीचे तो लिखा हुआ है, बाकी अभी तक तो जितना पढ़ा है उसके हिसाब से तो हम कह नहीं सकते ना कुछ भी। हाँ सर, उसके हिसाब से तो एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना। जो नीचे वाली लाइन है ना उसके हिसाब से फिर हम ये असर्टेन करेंगे। ये वाली चीज देखो, ये लिख रखा है यहाँ पर। हर एक आदमी ने या तो एक एग्जाम मिस किया है या फिर 2 एग्जाम मिस किए, हर एक आदमी। फिर यहाँ से असर्टेन करेंगे हम। यहाँ तक पढ़ने से तुम्हें पता नहीं लग रहा। बाकी ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हर एक आदमी ABCD E और F ने, हर एक आदमी ने या तो एक एग्जाम मिस किया है फिर 2 एग्जाम मिस किया है। अब बोर्ड क्या चाहता था? बोर्ड ये चाहता था कि ये इनको फेल नहीं करना चाहता था स्टूडेंट्स को। तो बोर्ड ने एक पॉलिसी निकाली। बोर्ड ने पॉलिसी क्या निकाली? If a student appeared in all the 5 examination, then the marks awarded in each of the examination were on the basis of the scores obtained by them in those examination। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर स्टूडेंट ने एक भी एग्जाम मिस नहीं किया तो जितने नंबर वो एक्चुअल में लाया ना उतने नंबर ही उसके मार्कशीट के अंदर लिख दिए जाएंगे। ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि एक भी एग्जाम मिस नहीं किया तो जो जो नंबर लाया है वो ही मार्क्स उसके लिख दिए जाएंगे। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है? इफ ए स्टूडेंट मिस्ड ओनली वन एग्जामिनेशन। तो ये कह रहा है कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी एक एग्जामिनेशन मिस किया है, देन द मार्क्स अवॉर्डेड इन दैट एग्जामिनेशन वाज द एवरेज ऑफ द बेस्ट 3। ये वाली बात समझ में आ गई? जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर के बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि सी ने ये मैथमेटिक्स का एग्जाम मिस किया है और बाकी के चारों एग्जाम इसने दिए हैं। तो देखो, मैं यही वाली कलर कोडिंग यहाँ पर भी यूज करूंगा। जो एग्जाम मिस किया है उसको मैं पिंक कलर से हाईलाइट करूंगा, और जो एग्जाम उसने दिए हैं उसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करूंगा। तो इसने ये चारों के चारों एग्जाम दिए हैं। ठीक है। तो ये वाला जो रूल है इसके हिसाब से इसकी मैथमेटिक्स का एग्जाम इसने मिस किया है, तो ये 90 मार्क्स इसके बने कैसे होंगे? तो इसने बोला केवल अगर इसने मैथ्स का ही एग्जाम मिस किया है, अगर इसने एक ही एग्जाम मिस किया है, तो हम क्या करेंगे? टॉप 3 स्कोर सेलेक्ट करेंगे। इसके टॉप 3 स्कोर क्या है? टॉप स्कोर तो ये है, सेकेंड टॉप स्कोर क्या है? ये है, और थर्ड टॉप स्कोर क्या है? ये है। मैथ्स का तो नहीं था, मैथ्स का तो हमने निकाला। मैथ्स का कैसे निकाला? टॉप 3 स्कोर जो कि क्या कहता है, 100 प्लस 90 प्लस 80 डिवाइडेड बाय एवरेज। कितना हो जाएगा इनका? डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 270 डिवाइडेड बाय 3। 270 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि कितना हो जाएगा? 90। ठीक है। इसका एवरेज जनरली मैं ऐसे नहीं निकालूंगा। एवरेज के भी बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट होते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं कि ये तो एक एपी 100, 90 और 80, तो इसका एवरेज तो क्या होता है? बीच वाला नंबर ही होता है, लेकिन इनका एवरेज क्या आएगा? 90 ही आएगा। ये वाली बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। ठीक है। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है, जैसे कि इसने पहले से डिस्कस कर रखा है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिन्होंने 2 एग्जाम मिस किए होंगे। तो उनके बारे में बता रहा है कि उनकी उनकी मार्किंग इन्होंने कैसे डिसाइड की सीबीएसई वालों ने। ठीक है। तो जैसे कि मान लो, मैं वापस से ये वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि सी ने कौन कौन से एग्जाम मिस किए। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैथ्स का मिस किया और सोशल साइंस का मिस किया, ये दोनों एग्जाम मिस किए। ठीक है। तो 2 से ज्यादा तो मिस कर नहीं सकता, तो किस किस एग्जाम में आया? है इंग्लिश, हिंदी और साइंस के अंदर आया।
ठीक है। तो इसने कहा कि अगर कोई भी आदमी 2 एग्जाम मिस करता है तो फिर इसकी जो एब्सेंट था, एब्सेंट किस किस में था, मैथ्स के अंदर और सोशल साइंस के अंदर, इसके अंदर के उसके मार्क्स डिसाइड कैसे किए सीबीएसई वालों ने। तो फिर ये बोल रहा है कि हमने क्या किया, बेस्ट टू लिया। बेस्ट टू कौन कौन सा है, इन दोनों 90 को मत देखना, ये 90 तो एब्सेंट था, इनके तो मार्क्स बाद में लिखे गए। तो एक तो है 100 और एक क्या 80, है ना। बेस 2 का एवरेज निकाला, तो 2 नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 90। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो सब्जेक्ट में जिनमें वो एब्सेंट था उनके अंदर इसके मार्क्स कितने हो गए, 90 और 90। आगे बात समझ में। यानी कि देखो इधर एक बात ध्यान से, यहाँ से एक छोटी सी चीज हमें देखनी है। छोटी सी चीज हमें क्या देखनी है कि कभी भी अगर कोई भी आदमी 2 सब्जेक्ट में अगर एब्सेंट रहा होगा ना, तो सीबीएसई उन दोनों सब्जेक्ट के अंदर, सीबीएसई वालों ने जो भी इनकी स्कीम है, पॉलिसी है, उनके अंदर नंबर बराबर आए होंगे। जैसे कि ए जो है वो हिंदी और साइंस दोनों के अंदर एब्सेंट रहा होगा, ठीक है ना, तो इन दोनों के अंदर इसके मार्क्स बराबर है। ये वाली बात आ रही है समझ में। या फिर मैं इसको और थोड़ा सा दूसरे वर्ड्स के अंदर में बताता हूँ कि जैसे कि मान लो कि ए जो है वो हिंदी और सोशल साइंस के अंदर एब्सेंट हो सकता है क्या एक साथ, हिंदी के अंदर और सोशल साइंस के अंदर। हिंदी के अंदर और सोशल साइंस के अंदर एब्सेंट हो सकता है क्या एक, तो इसका जवाब है नहीं। क्यों, क्योंकि जिसके अंदर एब्सेंट हुआ है ना, जिन दोनों के अंदर एब्सेंट हुआ है उन दोनों के आंसर इसी फॉर्मूले से निकलेंगे, यानी कि जिन 2 सब्जेक्ट के अंदर वो एब्सेंट हुआ है उन दोनों के अंदर मार्क्स उसके बराबर होंगे। ये वाली बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है सावी। यस सर। बात समझ में आ रही है ना ये वाली, हाँ जी ठीक है सर। ना। हाँ जी। क्योंकि इस केस में अगर कोई कहता भी है जबरदस्ती कि इसके अंदर 75 है, इसके अंदर 60 है, तो हम क्या बोलेंगे, टॉप टू देखना है। 80 और 75, 80 और 75 का एवरेज कितना होता है। तो दोनों जो सब्जेक्ट थे ना उनके अंदर कितने मार्क्स आने चाहिए थे बराबर, 77.5 और 77.5। तो वो तो पॉसिबल है नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। अच्छा, मैं आप लोगों से क्रॉस क्वेश्चन और कर रहा हूँ। क्रॉस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कर रहा हूँ, इधर देखो ध्यान से, कि क्या ये जरूरी है क्या कि अगर एल्वा के 2 सब्जेक्ट में बराबर मार्क्स आ रहे हैं, जैसे कि 75 और 75, तो क्या मैं श्योरिटी के साथ में कह सकता हूँ कि एल्वा जो है ये दोनों सब्जेक्ट में एब्सेंट रहा होगा, हिंदी और साइंस के अंदर, या एक के अंदर ही रहा होगा। तो मैं ये वाली बात तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 2 सब्जेक्ट में अगर एब्सेंट है तो उन दोनों सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स बराबर आए होंगे। आ रही है बात समझ में। पर हाँ मैं सर। उल्टी बात नहीं कर सकता, ध्यान से समझना, कि मार्क्स बराबर है तो उन दोनों सब्जेक्ट में एब्सेंट रहा होगा, मैं ऐसी बात नहीं कर सकता। मैं ऐसा भी मान सकता हूँ कि अकेला ये इसके अंदर हिंदी के अंदर एब्सेंट रहा हो, अकेला ये हिंदी के अंदर एब्सेंट रहा हो। ठीक है ना, मैं आपको करके दिखाता हूँ, अकेला हिंदी के अंदर एब्सेंट और बाकी चारों के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर टॉप 3 छाटो आप। एक ही सब्जेक्ट में एब्सेंट है ना, टॉप 3 छाटो, तो टॉप 3 कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा 80, एक हो जाएगा 75 नंबर 2, और एक हो जाएगा 70। इन तीनों का एवरेज निकाल लो, 80, 75 और 70। तो जिसके पास में ज्यादा टाइम हो वो तो ऐसे निकाल लो प्लस करके, और ये सब ऐसे करके निकाल लो। इनका एवरेज कितना आ जाएगा, फाइनली 75 ही आ जाएगा। ठीक है, या फिर ये एक एपी बन रही है, एपी का एवरेज कितना होता है, बीच वाली टर्म ही होती है, तो एवरेज कितना आ जाएगा इनका 75। तो ऐसा भी हो सकता है कि अकेला हिंदी में ही एब्सेंट हुआ हो। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये दोनों सब्जेक्ट के अंदर भी एब्सेंट हो सकता है। इन दोनों के अंदर अगर ये एब्सेंट रहा होगा तो किस किस का पेपर इसने दिया होगा, इसका दिया होगा, इन तीनों का पेपर इसने दिया होगा। 2 से ज्यादा सब्जेक्ट के अंदर तो एब्सेंट हो नहीं सकता, मतलब 3 के अंदर प्रेजेंट रहा होगा। तो इसकी स्कीम क्या है कि टॉप 2 छाटेगा। टॉप 2 क्या हो जाएंगे अब इस केस में, 80 और 70, है ना। तो 80 प्लस 70 डिवाइड बाय 2, तो हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 सब्जेक्ट में मार्क्स कितने आएंगे, 75 और 75। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर 2 सब्जेक्ट में एब्सेंट है तो उन दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स बराबर होंगे। ठीक है, पर वाइस वर्सा ट्रू नहीं है कि अगर दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स बराबर हैं, जैसे हिंदी और साइंस के मार्क्स बराबर है, तो ये 2 में ही एब्सेंट होगा। मैंने आपको दूसरा केस भी लेकर के बताया था, कौन सा बताया था, कि ये साइंस में आया था और हिंदी के अंदर ये एब्सेंट था। इस वाली बात से कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को भी, बताओ। नहीं सर। नो सर। नहीं सर। ठीक है,
सावी यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलो यही वाली टेबल मैंने इधर भी पेस्ट कर रखी है, इसमें 3 क्लू और दे रखे हैं, तो इनकी हम हेल्प लेंगे सॉल्व करने के लिए। अच्छा देखो, एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है एवरेजेस का। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ नंबर्स का एवरेज निकाल रहा हूँ, जैसे कि देखो यहाँ पर मैं एवरेज निकाल रहा हूँ 4, 5, 8, 9 और 10। ठीक है, तो जो भी नंबर्स का एवरेज निकलेगा ना, वो क्या होगा, 4 से तो हमेशा बड़ा होगा, सबसे छोटे नंबर से हमेशा बड़ा होगा, और सबसे बड़े नंबर से हमेशा छोटा होगा। ये चीज हमेशा फॉलो करता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इन सारे के सारे नंबर्स का एवरेज कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी भी नहीं होगा इन सारे के सारे नंबर्स का एवरेज कभी 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, कभी नहीं होगा ऐसा। ये बात आ गई सभी लोगों को, ये कॉमन सेंस की एक बात है, सभी लोग एग्री करते हैं सारी बात से? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो चलो इधर देखते हैं अब हम लोग, ये वाली चीज मुझे यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, एल्वा जो है उसके हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 80, यस है ना? तो ये 80 जो है ना, 80 का पेपर, 80 मार्क्स उसके पेपर दे करके ही आए होंगे, क्योंकि 80 मार्क्स क्या है, जो बाकी के जो नंबर बच रहे हैं ना, बाकी के नंबर क्या क्या बच रहे हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, जानबूझ करके असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। सबसे पहले सोशल साइंस के लिखे मैंने 60, फिर मैंने मैथ्स के लिखे 70, फिर मैंने हिंदी के लिखे 75, और फिर मैंने साइंस के लिखे 75। इन चारों का एवरेज कभी 80 आ सकता है क्या? इन चारों का क्या, इन तीनों का टॉप 3 सेलेक्ट कर लो, मान लो कि ये इंग्लिश के अंदर एब्सेंट रहा होगा, तो क्या कभी 80 आ सकता है क्या इनका एवरेज? नहीं सर। नहीं नहीं आ सकता नहीं ना। सर। इसका मतलब क्या है, जो कि मैक्सिमम मार्क्स हैं या जो कि मिनिमम मार्क्स, मिनिमम क्या मार्क्स हैं इसके 60, ये जो मार्क्स है ना, ये एवरेज निकल करके तो नहीं आ सकते। बात आ रही है आपको समझ में? ये वाले जो मार्क्स हैं पेपर दे करके ही आए होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो फिर से मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये 80 मार्क्स है, 80 मार्क्स हैं, तो टॉप 3 कोई भी ले लो, है ना, एक ही सब्जेक्ट के अंदर था ये एब्सेंट, तो टॉप 3 ले लो। तो क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा है, इन तीनों से भी ज्यादा है, तो 80 तो आ नहीं सकता। बात आ रही है समझ में? यस तो सर। 80 मार्क्स एवरेज से तो नहीं आया होगा, यानी कि इसने पेपर दे करके ये वाले नंबर अर्न किए होंगे। सिमिलरली मान लो एक मिनट के लिए कि 60 के अंदर वो एब्सेंट है, अब 60 के अंदर एब्सेंट है, तो सारे के सारे नंबर जो है, ये सारे के सारे नंबर जो है, ये तो 60 से बड़े हैं। ठीक है, इनमें से चाहे हमें क्या करना है, 60 कैसे बनाना है, या तो किसी दो का एवरेज लेना है या फिर किसी तीन का एवरेज लेना है। तो किसी भी दो का या किसी भी तीन का, कौन से दो का लूंगा मैं एवरेज, टॉप 2 का, और कौन से तीन का लूंगा, टॉप 3 का। हालांकि टॉप 3 की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी टॉप 2 का लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि टॉप 2 का कब लेते हैं, जब दो सब्जेक्ट में एब्सेंट होता है, तो दो सब्जेक्ट में एब्सेंट होता है, तो फिर दूसरे के अंदर भी तो 60 मार्क्स आने जरूरी होते हैं, तो 60 तो है नहीं। तो कोई बात नहीं, ये वाली बात काम की है नहीं ज्यादा। ज्यादा काम की बात क्या है कि इनमें से अगर मैं टॉप 3 का एवरेज लूंगा, क्योंकि तीनों के तीनों नंबर 60 से बड़े हैं, तो एवरेज तो कभी भी 60 नहीं आ सकता है इसका। यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, है ना, बस ये इसके अंदर यही बात है, बाकी तो अभी ये सोल्व हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, तो बस मैं यही वाली बात को यहाँ पर लिख रहा हूँ, बार बार मैं मेंशन कर रहा हूँ, और अपने अपने डाउट्स पूछते रहना। ठीक है, तो चलो ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, ये मैं मिटा रहा हूँ। तो देखो, ये वाले मार्क्स, एवरेज वाली जो पॉलिसी है इसकी कि एवरेज निकाल करके दे दो, उससे कभी भी नहीं आ सकते, ये तो इसने अर्न किए होंगे, पेपर दिया होगा, ये वाले मार्क्स भी नहीं आ सकते। एक तो सबसे मैक्सिमम और एक सबसे मिनिमम। ठीक है, सिमिलरली बी ने ये वाला पेपर दिया होगा, बी के 90 मार्क्स किन्हीं भी दो के या किन्हीं भी तीन के एवरेज से नहीं बन सकते। सिमिलरली बी के मैथमेटिक्स में सब 55 मार्क्स किन्हीं भी दो या किन्हीं भी तीन के एवरेज से नहीं बन सकते। ठीक है, अच्छा इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स क्या है, सी के 100 मार्क्स भी इसने अर्न किए होंगे, किसी से बन नहीं सकते ये भी। ये वाली बात समझ में आ रही है? और मिनिमम क्या है, मिनिमम में 75 भी नहीं बन सकते किसी भी दो या तीन के एवरेज से। ठीक है, सिमिलरली डी के ये जो 100 मार्क्स हैं, ये भी एवरेज से नहीं बने होंगे, और जो मिनिमम है डी के मार्क्स 70, ये भी किसी के एवरेज से नहीं बने होंगे। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। हाँ सर। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो ध्यान से, इसने हमें पहले वाले क्लू के अंदर क्या बोल रखा है, या एक काम करते हैं पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ई के अंदर कौन कौन से मार्क्स इसकी पॉलिसी से डिसाइड नहीं हुए होंगे, एक तो 95 जो कि मैक्सिमम मार्क्स है, और मिनिमम मार्क्स 55। 55। 55। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर एफ के अंदर कौन कौन से मार्क्स इसने अर्न किए होंगे, एक तो 88 और एक 72। 72। ठीक है, चलो अब इसके बाद में पहला वाला क्लू पढ़ते हैं। पहला वाला क्लू क्या बोल रहा है कि चार लोग अपीयर हुए थे इंग्लिश, हिंदी, साइंस और सोशल साइंस के अंदर।
तो कितने लोग अपीयर होने थे? 4 लोग। क्या? ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, यानी कि 4 लोग आए थे। हिंदी के अंदर भी 4 लोग आए थे, साइंस के अंदर भी 4 ही लोग आए थे, और सोशल साइंस के अंदर भी कितने लोग आए थे? 4 ही लोग आए थे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, इंग्लिश के अंदर 2 लोग एब्सेंट होंगे, होंगे या नहीं होंगे? यस सर। तो दोनों लोग हमें मिल गए या नहीं मिल गए? मिल गए। मिल गए सर। ठीक है, तो एक तो 80 वाला मिल गया और एक 83 वाला मिल गया। ये वाली बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मेरी एक बात का जवाब दो आप, कि मैथ्स के अंदर क्या 78 वाला एब्सेंट हो सकता है क्या? ये 78 जो मार्क्स आए, ये क्या मतलब इन्होंने जो भी फॉर्मूला लगा रखा है कि जिस जिस स्टूडेंट ने जो जो पेपर नहीं दिया, क्या ये उससे डिसाइड हो सकता है क्या 78 मार्क्स? हाँ ना, मैं जवाब दो, या मेरा क्वेश्चन ही समझ नहीं पाया आप लोग? सब वापस से रिपीट कर दो, क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूँ Yes, कि sir. 78 मार्क्स के अंदर इसने अर्न किए होंगे, या फिर ये एब्सेंट है इसके? मैं इसका Sir, जवाब दे चुका हूँ इसे ऑलरेडी। अर्न किए होंगे सर। अर्न किए होंगे, क्योंकि अगर ये 2 सब्जेक्ट में अगर ये एब्सेंट होता ना, जैसे कि एक तो सब्जेक्ट एफ के लिए बात कर रहा हूँ, एक तो इंग्लिश में एब्सेंट है, और अगर ये मैथ्स में भी अगर एब्सेंट होता ना, तो इन दोनों के मार्क्स, पहली बात मैंने क्या बताई थी, जिन भी 2 सब्जेक्ट में एब्सेंट रहा होगा उन दोनों के मार्क्स तो बराबर ही आए होंगे। बराबर। बात आ रही है समझ में? यस हाँ सर। सर। ठीक है ना? तो ये इसके अंदर तो एब्सेंट रहा नहीं होगा, ये तो इसने अर्न ही किए होंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर ही मैं ग्रीन लगा रहा हूँ। किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, है ना? ये पूछ लेना। ठीक है, चलो। इसके बाद में इसने ना अगला एक और क्लू के अंदर इसने एक बात और भी बोली हुई है। क्या बोली हुई है हमें एक और बात, कि जो जिसने मैथ्स का एग्जाम मिस किया है ना, एक स्टूडेंट ऐसा है इसने मैथ्स का एग्जाम मिस किया, उसने कोई और एग्जाम मिस नहीं किया है। ठीक है, तो जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ, जो भी चीज पक्की नहीं है ना उसको मैं ग्रे कलर से हाईलाइट करता हूँ। कि मान लो कि ये वाला ए ने मैथ्स का एग्जाम मिस किया है, और क्योंकि ए ने मैथ्स का एग्जाम मिस किया है, तो हिंदी में भी आया होगा ये, और साइंस में भी आया होगा। मतलब एक ही सब्जेक्ट में इसकी एब्सेंट है, एक ही सब्जेक्ट में एब्सेंट होती है, तो हम क्या करते हैं, टॉप 3 सेलेक्ट करते हैं। टॉप 3 सेलेक्ट होकर के क्या क्या आ जाएंगे? 80, 75 और 75। क्या इन तीनों का एवरेज कभी 70 आ सकता है? निकाल करके नहीं देखना, वैसे देख लो, क्या इन तीनों का एवरेज 70 आ सकता है? तो जवाब है नहीं, नहीं सर। क्योंकि 70 तो इन तीनों से छोटा है। आ रही है बात समझ में? यस। ठीक है। और दूसरी बात, क्या मैं मैथ्स के साथ में किसी और दूसरे सब्जेक्ट के अंदर भी एब्सेंट ला करके टॉप 2 का एवरेज निकाल करके क्या मैं 70 को ला सकता हूँ क्या फॉर्मूले से? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट के अंदर एब्सेंट जिसके भी अंदर रहा होगा उसके अंदर भी 70 मार्क्स तो होने चाहिए। ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण, टॉप 2 अगर आप सेलेक्ट कर भी लोगे ना, तब भी 70 आंसर तो नहीं आएगा। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? यस सर। यस सर। है ना? यानी कि इसकी इसके अंदर एब्सेंट रही नहीं होगी, इसके अंदर तो प्रेजेंट होगा। तो फिर ये एब्सेंट किसके अंदर रहा होगा? ये 90 मार्क्स वाले के अंदर। और जो ये 90 मार्क्स वाले के अंदर है, क्लू नंबर 2 से, कि जिस स्टूडेंट ने मैथ्स का एग्जाम मिस किया वो सारे के सारे एग्जाम्स के अंदर आया है। तो जो सी है, सी के सारे मैं ग्रीन कर रहा हूँ यहाँ पर, ये भी मैंने ग्रीन कर दिया और ये भी मैंने ग्रीन कर दिया। ये वाली बात समझ में आ गई यस सर। सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, अच्छा। इसके बाद में देखो ध्यान से, ये जो है एशा, है ना, ईशा का कि क्या किसी एक और सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि हमें ये तो पता है कि हर एक स्टूडेंट का या तो एक सब्जेक्ट में एब्सेंट होगा या फिर 2 सब्जेक्ट में एब्सेंट होगा, या तो एक सब्जेक्ट में पिंक हाईलाइट आएगा या फिर 2 सब्जेक्ट में आएगा। तो ईशा का किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी मैं एब्सेंट कर सकता हूँ क्या? नहीं सर। नहीं कर सकता। क्या रीजन दोगे आप इसका, बताओ? सर सेम होने चाहिए ना मार्क्स, अगर एब्सेंट होती तो 2 सब्जेक्ट में। एब्सेंट होते तो सेम होने चाहिए। जैसे कि क्या एफ के मैं दूसरे सब्जेक्ट में भी एब्सेंट कर सकता हूँ क्या? हाँ सर कर यस सकते सर। हो 83। एफ के कर सकता हूँ, है ना, ये 83 वाले में भी एब्सेंट कर सकता हूँ। पर फिर से मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मेरा मन हुआ कि ये वाले 83 क्या एब्सेंट करने के बाद में आएंगे या वैसे भी बन सकते हैं? सर अर्न भी ऐसे कर भी बन सकता है सकते क्या? हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है क्या? तो दोनों पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर ये अर्न भी तो कर सकता है, केवल इसके अंदर ही तो होगा। कैसे है? देखो इधर ध्यान से, सबसे टॉप मार्क्स क्या है? 88। उसके बाद में क्या आ जाएंगे? ये वाले मार्क्स भी मान लो उसने अर्न किए हैं, ये कितना आ जाएगा? 83। और थर्ड नंबर के मार्क्स कौन से हो जाएंगे? 78।
टॉप 3 हो गया, टॉप 3 का एवरेज निकालोगे और ये एपी तो चल रहा है -5 -5, तो एवरेज कितना आ जाएगा इसका 83, यानी कि 83 एफ के लिए दोनों पॉसिबिलिटी अभी है हमारे पास में। अभी फिलहाल अगर देखें ऊपर ऊपर से तो दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी है हमारे पास में, पर ए के लिए वैसी पॉसिबिलिटी नहीं है, yes, है ना। तो ई केवल एक ही सब्जेक्ट में एब्सेंट रहा होगा, बाकी सबके अंदर क्या रहा होगा, प्रेजेंट रहा होगा। yes, किसी को पूछना हो अगर कुछ तो पूछ लेना। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? yes, यस ठीक है, सर। चलो इसके बाद हम लोग आगे की बात देख लेते हैं। अच्छा इधर ध्यान से देखो, मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ अब आपसे, इसके लिए क्या ये 80 किसी भी 2 के या 3 के एवरेज से बन सकता है क्या, टॉप 2 या टॉप 3 के एवरेज से बन सकता है क्या ये 80? क्योंकि हमने क्या लिखा था, एक चीज जो मैंने मिटा दी गलती से, कि 4 लोग इसके अंदर प्रेजेंट थे, 4 ही लोग इसके अंदर प्रेजेंट थे, 4 ही लोग इसके अंदर प्रेजेंट थे, अपीयर हुए थे, और 4 ही लोग इसके अंदर अपीयर हुए थे। तो मुझे हिंदी के जो कॉलम है उसके अंदर भी 2 सब्जेक्ट के अंदर तो एब्सेंट करवा, 2 लोगों को या 2 बॉक्सेस के अंदर मुझे पिंक हाईलाइट चाहिए, क्योंकि मुझे 2 स्टूडेंट्स को क्या करवाना है, एब्सेंट करवाना है। तो मैंने टारगेट पर सेट किया पहले 80 को। क्या 80 पर जो ये 80 मार्क्स आए, क्या इस जगह पर बी एब्सेंट था और ये फॉर्मूले से डिसाइड हो सकता है कैसे भी करके? तो अगर ये फॉर्मूले से डिसाइड भी होंगे अगर, तो केवल किससे डिसाइड होंगे कि ये ओनली हिंदी में एब्सेंट था। ओनली हिंदी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर 2 सब्जेक्ट में एब्सेंट होता तो फिर एक और जगह पर 80 आना चाहिए था, जो कि नहीं है। बात आ रही है समझ में आप लोगों को? yes, sir, यस सर। है ना। तो टॉप 3 का एवरेज क्या 80 निकल सकता है क्या? देखो तो यहाँ पर तो टॉप 3 क्या क्या है, टॉप 3 है 90, 85 और 85। क्या इनका एवरेज 80 निकल सकता है क्या? तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि एवरेज जो होता है ना, वो कहाँ से कहाँ तक निकलेगा, सबसे छोटे नंबर से बड़ा और सबसे बड़े नंबर से छोटा, 85 से 90 के बीच में आएगा। तो ये तो एवरेज कभी भी नहीं निकल सकता है, यानी कि 80 तो जो भी इनकी पॉलिसी है ना, उससे कभी डिसाइड हुआ नहीं होगा, ये नंबर तो इसने अर्न ही किए होंगे, तो वाले नंबर भी इसने अर्न किए होंगे। इतनी बात ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अच्छा अब इधर ध्यान से देखो, अगर ये वाले नंबर अगर इसने अर्न किए होंगे, तो दूसरी बात हम यहाँ से क्या डिसाइड कर सकते हैं कि हिंदी के अंदर 4 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे और 2 लोगों की एब्सेंट थी। ठीक है, कौन से क्लू से बोल रहा हूँ, क्लू नंबर 1 से बोल रहा हूँ। यानी कि वो 2 स्टूडेंट्स जो कि एब्सेंट थे हिंदी के अंदर, वो कौन कौन से हो जाएंगे? A और D, ए और डी। ये वाली बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अच्छा इसने क्लू नंबर 3 हमें क्या दे रखा है कि हिंदी के अंदर जो 2 लोग एब्सेंट हुए हैं, हिंदी के अंदर जो 2 लोग एब्सेंट हुए हैं, उसके अंदर से जो एक स्टूडेंट है उसने कोई भी एग्जाम मिस नहीं किया, यानी कि वो अकेला हिंदी में एब्सेंट हुआ था, और जो दूसरा स्टूडेंट है वो हिंदी के साथ साथ साइंस के अंदर भी एब्सेंट था। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है? yes, sir, हाँ ये। आ रही है ना सभी लोगों को समझ में? ठीक है, तो इधर ध्यान से देखो, इसको है ना हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसके अंदर 2 केस बनते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला भी केस बन रहा है और ये वाला भी केस बन रहा है ना। मतलब इसके 2 केस कैसे बन रहे हैं कि मैं ऐसे भी मान सकता हूँ कि ए था वो स्टूडेंट जो केवल ओनली हिंदी में एब्सेंट था, बाकी सब में आया था, है ना। तो आप कहोगे क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर ग्रीन हाईलाइट आएगा? तो मैं कहूंगा हाँ, ग्रीन हाईलाइट आ जाएगा। तो देखो टॉप 3 क्या क्या बनेंगे हमारे, टॉप 3 बनेंगे हमारे 80, 75 और 70, 75 और 70। तो देखो मैं एवरेज कभी भी नहीं निकाल रहा हूँ, मैं वही एपी वाले कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूँ। तो एपी बन रही है बीच वाली टर्म, तो हिंदी का एवरेज आ जाएगा 75। अच्छा अब आप कहोगे ऐसा भी तो हो सकता है कि साइंस के अंदर भी एब्सेंट रहो, तो मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकता है। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, टॉप 2 देखने पड़ेंगे, हिंदी और साइंस के अंदर एब्सेंट, तो टॉप 2 क्या हो जाएंगे, 80 और 70। 80 और तो 70, इनका एवरेज कितना आ जाएगा, दोनों जगह पर 75 75 आ जाएगा। तो ए भी वो स्टूडेंट हो सकता है जिसने अकेले हिंदी का एग्जाम मिस किया हो, या ए वो भी हो सकता है जिसने हिंदी और साइंस का दोनों का एग्जाम मिस किया हो। ये वाली बात समझ में आ रही है? yes, sir, सिमिलरली ये वाला जो है डी, डी भी एक ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जिसने कि केवल अकेले हिंदी का एग्जाम मिस किया हो। अकेले हिंदी का एग्जाम मिस किया होगा तो टॉप 3 क्या क्या हो जाएंगे, मैथ्स का टॉप 100, साइंस का सेकंड नंबर पर 90, 90, और सोशल साइंस का 83rd नंबर पर। इन तीनों का एवरेज क्या आएगा, फिर से एपी बन रही है। 90। जिन लोगों को एपी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता हो वो एवरेज निकाल करके देख लेना, 90 आ जाएगा।
ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि डी ने 2 एग्जाम मिस किए हो, हिंदी का और साइंस का, बिल्कुल। तो इस केस में टॉप 2 कौन कौन से हो जाएंगे? हिंदी और साइंस के तो मिस एब्सेंट थे, तो मिस ही रहेंगे। डिसाइड कैसे होंगे? 100 टॉप स्कोर था 80 और 80 डिवाइडेड बाय 2, तो 180 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 90। तो दोनों में 90 आ जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर बोलो। जो ये दीप का लिया है आपने 100 + 90 + 80, तो जब मतलब 90 वाला जो है वो उसने मिस किया है तो हम उसको इंक्लूड क्यों कर रहे हैं वैसे? टॉप। मैं कहाँ इंक्लूड कर रहा? मैं अगर केवल दीप का ये बोल रहा हूँ कि दीप ने केवल हिंदी में एब्सेंट की है, मैं ये वाला केस मान रहा हूँ, तो साइंस में तो आया ना, वो साइंस के भी तो 90 है। हाँ सर ठीक है, हाँ। है ना? और जब मैं दोनों को एब्सेंट मान रहा हूँ तो फिर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। बात आ गई समझ में? यस सर। ठीक है, चलो अब इधर ध्यान से देखो। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, 2 केस बनेंगे। 2 केस बनाने से अच्छा मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ। अगर ये इसके अंदर आया था, तो ये एब्सेंट किसके अंदर था? इसके अंदर एब्सेंट था। ये कलर कोडिंग समझ में आ रही है सभी लोगों को जो मैं कर रहा हूँ? यस सर। है ना, ताकि 2-2 टेबल नहीं बनानी पड़ेगी हमें। और अगर ये इसके अंदर एब्सेंट था, ठीक है ना, तो ये इसके अंदर आया था, फिर आ रहा है समझ में? ये वाली बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? हाँ सर। है ना? इसका मतलब क्या है, साइंस के अंदर 4 लोग अपीयर हुए थे और 2 लोग एब्सेंट थे। ठीक है, तो एक एब्सेंट तो कौन होगा इसके अंदर से? ए और डी के अंदर से होगा एक एब्सेंट तो पक्का कोई, पर दोनों नहीं होंगे साथ में एब्सेंट। एक एब्सेंट तो कौन होगा? ए और डी में से। तो फिर दूसरा एब्सेंट कौन होगा बताओ? बी होना सर। बी होगा ना? यस बी सर। फॉर बॉम्बे। बॉम्बे। ठीक है, तो दूसरा एब्सेंट होगा ये वाला। ये वाली बात आ गई समझ में सभी लोगों को? यस सर। यस yes, सर। ठीक है। अच्छा, अब यहां से एक और बात हम लोग देखते हैं कि मुझे क्या करना था। मुझे ये करना था यहाँ पर कि डी है, डी जो है ये इसको डिसाइड कर रहे हैं हम लोग। क्या डी के ये वाले मार्क्स भी फॉर्मूले से बने होंगे? क्या 80 मार्क्स इसने अर्न किए हैं, या फिर सीबीएसई ने इसको और फॉर्मूले की जो भी स्कीम है उससे दिए हैं? ऑन किए। अर्न किए, इसके लिए क्या लॉजिक दोगे आप? सेम होने चाहिए सेम नहीं है ना कि, मार्क्स? कि अगर इसको फॉर्मूले से सीबीएसई ने असाइन किए हुए होते तो 90 के बराबर ही होते। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही? यस सर। हाँ आ सर। रही है ना बात समझ में? ठीक है, 90 के बराबर ही होते हैं, टॉप 2 का एवरेज निकालते हैं। तो क्योंकि ये 90 के बराबर नहीं है, तो फिर इसने अर्न किए थे वाले मार्क्स, अर्न किए थे, यानी कि यहाँ पर भी ये पेपर के अंदर आया था, यानी कि ग्रीन हाईलाइट करेंगे हम यहाँ पर। इसके अंदर 4 लोग आए थे, 2 लोगों को एब्सेंट करना है, तो 2 ही लोग बचे हैं बस अब हमारे पास में। तो 2 लोग कौन कौन से हो जाएंगे? ये वाला बी और और एफ। ये वाला। ठीक है, तो जो भी मैंने लॉजिक बताया उसके अलावा भी आपको अगर कुछ और क्लिक किया हो तो आप उससे भी कर सकते हो इस सेट को। ठीक है ना? तो बहुत सारे तरीकों से हम इस सेट को कर सकते हैं। तो ये बनेगा आपका फाइनल डायग्राम। तो आप ये कहोगे ए और डी का हम फाइनली डिसाइड नहीं कर सकते क्या? तो इसका जवाब है ए और डी का हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है अभी तक यहाँ तक? नहीं सर। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे जो मैंने क्वेश्चन दिए थे ना उसके अंदर सेम थे, तो ये रहे इसके सारे के सारे क्वेश्चन, एक बार फिर से जाओ तो कर लो। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अपीयर फॉर द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन? तो कौन नहीं आया था मैथ्स के एग्जामिनेशन में? सी। सी नहीं आया था। इसके बाद में बोल रहा है विच स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर फॉर द इंग्लिश एग्जामिनेशन? ई एन इंग्लिश एफ। के अंदर कौन नहीं आया था? ई एन एफ। एफ। ई एंड एफ। ठीक है, what best can be concluded about the student who did not appear for Hindi examination? ए और डी। हिंदी एग्जामिनेशन में कौन कौन नहीं आया था? तो ए ये एंड वाला डी। कॉलम देखना है, ए और डी। एंड डी। ठीक है, what best can be concluded about the students who missed the science examination? साइंस के एग्जामिनेशन के बारे में क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं कि बी ने तो पक्का मिस किया था 100%, और एक आदमी कौन होगा? ए और डी में से। यस सर। ये कह सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन क्या है? बी और एक ए और डी में से कोई एक। ये वाली बात समझ में आ गई? हाउ मेनी आउट ऑफ द 6 स्टूडेंट मिस्ड एग्जैक्टली 1 एग्जामिनेशन? ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था। हाउ मेनी ऑफ द 6 स्टूडेंट मिस्ड एग्जैक्टली 1 एग्जामिनेशन?
तो एग्जैक्टली लग गया ना। एग्जैक्टली का मतलब है केवल केवल और केवल जिन्होंने एक ही एग्जाम मिस किया हो उन लोगों को बताना है। बताओ कौन कौन से लोग हैं। सभी तो नहीं है ऐसा। सी एक है, ई है, डी को छोड़ दो, ई भी है ई हाँ भी है। सर। और एफ भी नहीं है। पर मैं एक बार श्योरिटी के साथ में कह सकता हूँ कि दो तो ये हो गए, एक तो सी हो गया, ई हो गया, और एक आदमी इन दोनों में से भी तो आएगा। हाँ सर। तीन होंगे मतलब। एओडी में से, एओडी में से भी तो पक्का कोई एक आदमी तो आएगा। पता नहीं है कौन सा आएगा, बाकी किसी एक ने एक मिस किया और किसी एक ने दो मिस किया। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 3। तीन। इसका आंसर आ जाएगा 3। फिर ये बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन वी बी डेफिनेट अबाउट द एग्जामिनेशन दे मिस्ड। कितने स्टूडेंट्स के बारे में हम ये बता सकते हैं कि उन्होंने 4। कौन कौन से एग्जाम चार मिस तो किए इसके हैं? बारे में। चार के बारे में। तो देखो, हम ए के बारे में नहीं बता सकते क्योंकि साइंस के बारे में हम श्योर नहीं है। बी के बारे में बता सकते हैं, सी के बारे में बता सकते हैं, डी के बारे में फिर से नहीं बता सकते, इन दोनों के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर और? नहीं बताओ। सर। सर हम्म सर वैसे ही कितने मिनट्स में हो जाना चाहिए था? यार ये सेट तो सिंपल ही है। ये सेट अगर आप इसके अंदर 10 मिनट भी लेते हो तो भी ठीक है, तो भी अच्छा ठीक है, है ना? मतलब अटेम्प्ट करने लायक था ना ये ऑब्वियसली वाला, फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल अटेम्प्ट करने लायक था, है ना? क्योंकि हम लोग तो ऐसे सेट्स की प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आने वाले टाइम में आपको बहुत आसान भी लगने लग जाएगा। इससे डिफिकल्ट सेट नहीं किया हमने क्लास के अंदर पहले। हाँ सर करा है। ठीक है ना, तो ये तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। देखो, जितने अच्छे सेट्स प्रैक्टिस करते जाओगे ना, उतना ज्यादा आपको आसान लगने लग जाएगा।